that is called pair of linear equation in two variable. It is pair of linear equation in two variables. सबसे पहले तो अगर हम थोड़ा सा पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल में हमने लीनियर पॉलिनोमियल देखा था. क्या देखा था? लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल को हम जनरली कैसे लिखते हैं? p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है. इसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है. जब हम इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ एक निकलता है, 1 निकलता है. ठीक है. अगर हमने इसको ax प्लस b इक्वल टू 0 कर दिया, जब हम इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं तो ये कहलाता है लीनियर इक्वेशन. ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और जब हमने इसको 0 से इक्वेट किया तो इट बिकम्स लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी. ठीक है. आप लोग अगर थोड़ा सा 9th क्लास को रिकॉल करो तो 9th क्लास में आप लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा था. आपको एक इक्वेशन गिवन होती थी, आप डिफरेंट वैल्यूज पे रख के आप ग्राफ की वैल्यू आइडेंटिफाई करते थे. ठीक है. आप लोग क्या करते थे? ग्राफ की वैल्यूज आइडेंटिफाई करते थे. ठीक है. आप जो ग्राफ निकालते थे, आप अगर आपको याद होगा, आप लोगों ने बेसिक आपको सिंपल है कि इक्वेशन गिवन है. सपोज करो y इक्वल टू 3x प्लस 4. ठीक है. सो क्लियरली ये पता चल रहा है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है. क्या है ये? लीनियर इक्वेशन है. ठीक है. इस लीनियर इक्वेशन को आपने ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक मेथड सीखा था. यहाँ पे y लिया था, यहाँ आपने ऊपर x लिया था और नीचे यहाँ y लिया था. कुछ मन से अपने को डिफरेंट वैल्यूज -2, -1, 0, 1, 2, 3, कुछ वैल्यूज माइनस की, कुछ वैल्यूज प्लस की रख के आप कोऑर्डिनेट में आप ड्रॉ करते थे, ग्राफ प्लॉट करते थे. तो आप लोगों ने जनरली एक चीज देखी होगी कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देती है. क्या देती है? स्ट्रेट लाइन देती है. क्या? लीनियर इक्वेशन. जैसे मैंने आपको पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जैसे जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देता है. इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो वो एक कर्व देता है. दैट कर्व इज कॉल्ड पैराबोला. है ना? याद है? उसको क्या बोलते थे हम लोग? पैराबोला. इसके बाद जब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात किए थे तो वो कुछ इस तरीके से वो भी एक कर्व देता है. अब डिपेंड करता है कि वो कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उसके आते थे. ठीक है. तो अभी हमको उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, हमको सिर्फ इस पे देखना है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है. जब आपने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो सपोज करो कुछ इस टाइप की आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. ये स्ट्रेट लाइन आप लोगों को सबको ड्रॉ करते आ जाता है. अगर आपको हमने सिंपल एक लाइन की इक्वेशन बोली तो आप ये एक लीनियर इक्वेशन होगी. इसको आप डिफरेंट वैल्यूज रख के आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो. ये आप लोगों को ऑलरेडी आता है. 10th स्टैंडर्ड में क्या है यहां देखिए तो पेयर का क्या मतलब होता है? 2. पेयर का क्या मतलब होता है? 2. 2 लीनियर इक्वेशन. 2 लीनियर इक्वेशन होंगी. कितनी इक्वेशन होंगी? 2. और वो 2 वेरिएबल कंटेन करेंगे. कितने वेरिएबल कंटेन करेंगे? 2 वेरिएबल कंटेन करेंगे. ठीक है. तो हम ये मान सकते हैं कि जो 2 वेरिएबल हो सकते हैं वो हमने लिखा लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. एक ये लाइन इक्वेशन है और एक लिखी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये देख रहे हैं ना आप, ये दोनों लाइन की इक्वेशन है. ये दोनों क्या है? लाइन की इक्वेशन है. लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन है. कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है. तो अगर हम कंसीडर करें कि ये एक लाइन और एक लाइन, ये है 2 लाइन है, लाइन 1 और लाइन 2. ये 2 लाइन है हमारे पास. ठीक है. अब अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं 2 वेरिएबल्स की, कितनी बात कर रहे हैं? 2 वेरिएबल्स की. तो देखो एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है.
एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तभी हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, हम एक इक्वेशन में दो वेरिएबल नहीं ले पाएंगे। हमने आपसे बोला आप इक्वेशन बनाओ 3x + 4y = 7, सर आ गई इक्वेशन, ये तो गलत है ना। एक इक्वेशन कैसे हो सकती है ये, अब दो चाहिए ना। सपोज लिखा है 4x - 7y = 6, हाँ सर दिस इज राइट। अब ये टू लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, x और y दो वेरिएबल हैं, इसलिए इसको बोला जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें दो वेरिएबल होते हैं x और y, जरूरी नहीं है x और y, a b भी हो सकता है, p q भी हो सकता है, कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम ध्यान दें तो ये दो लाइन हैं, अब इनके हम प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर थोड़ा ये जो दो लाइन ऑफ इक्वेशन देख रहे हैं आप, लाइन 1 और लाइन 2, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, पहले तो ये देखते हैं किन किन बातों पर ये डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, ये जो दो लाइन हैं या तो ये पैरेलल होंगी या तो ये पैरेलल होंगी। सपोज a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, these two lines are parallel। ये लाइन क्या है, पैरेलल हो सकती हैं। एक और क्या हो सकती हैं कि ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी, ये लाइन 1 और ये लाइन 2 है। इस लाइन की इक्वेशन a1x b1y c1 = 0, इसकी a2x b2y c2 = 0। ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। और तीसरा क्या कर सकती हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर सकती हैं, कोइंसाइड कर सकती हैं। कोइंसाइड का क्या मतलब होता है, देखिए कोइंसाइड का क्या मतलब है, या तो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, या तो ये लाइन एक दूसरे को कट कर सकती हैं, या तीसरा ये हो सकता है कि एक लाइन आप बनाओ जिसको नाम दे दो a1x + b1y + c1 = 0, और इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी रख दो उठा के, ये दूसरी लाइन हमने इसके ऊपर रख दी, तो जो दूसरी लाइन है ये पहले लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर रही है। दूसरी लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं a1x + b1y + c1 = 0, सॉरी a2 b2 और c2 लिख दो, ठीक है। ये तीन कंडीशन के अलावा और चौथी कंडीशन हमारी हो ही नहीं सकती है, या तो लाइन पैरेलल होंगी, या लाइन कोइंसाइड इंटरसेक्ट करेंगी, या लाइन कोइंसाइड करेंगी एक दूसरे के ऊपर। तीन ही केस हो सकते हैं, चौथा केस एग्जिस्ट करेगा भी नहीं लाइन का। अब अगर आप लोग थोड़ा सा और 9th क्लास को रिकॉल करो तो आप लोगों ने एक सिंगल स्ट्रेट लाइन का आपने ग्राफ प्लॉट करना सीखा। मतलब आपको एक सिंगल इक्वेशन आया कि y = 3x + 4 लिखा हुआ है, इसका ग्राफ प्लॉट करो। आपने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अभी आपको क्या होने वाला है, आपको दो लाइन की इक्वेशन दी जाएगी, आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ प्लॉट करने के बाद जैसे ही आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको ग्राफ के कुछ कंडीशंस पता चलेंगे। कैसे, देखिए पहला तो ये हो सकता है कि आपने जैसे ग्राफ ड्रॉ किया तो ये ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गया, इंटरसेक्ट कर गया। तो इंटरसेक्ट जब करेगा तो वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने बोला कि चलो ठीक है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये दोनों लाइन जो आप बना रहे हो वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। आपने एक ग्राफ बनाया, उसमें आपने बोला सर ऐसा मेरा ग्राफ बन रहा है, दूसरा लाइन का ग्राफ बनाया, बोला सर ऐसा बन रहा है, पैरेलल बन गया, वो दूसरा भी पैरेलल बन गया। तीसरा मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की तो तीसरा बोला कि सर मेरी लाइन कैसी बन रही है ग्राफ में, एक ऐसी बन रही है और दूसरी उसी के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो अब यहां पर बात आती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और क्या तरीके हो सकते हैं क्या करने के लिए उसको
सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इक्वेशंस को। अगर यहां पर देख रहे हो तो यहां पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपको एक आंसर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? एक आंसर मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। अगर ध्यान से देखें थोड़ा सा ग्राफ को, जब ग्राफ कट करेगा तो ये इसको यहां पे कट करेगा। सपोज कर लेते हैं ये 2 पॉइंट है ना, और इसने यहां पे कट किया इसको, तो ये 3 समझ लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। मतलब जब आपने दो इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको एक आंसर मिल रहा है, एक आंसर मिल रहा है। दैट आंसर इज कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन। क्या है ये? यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। अब अगर पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन में कभी आपको आंसर आएगा? कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब तक कोइंसाइड नहीं करेंगी तब तक कोई आंसर ही नहीं आएगा। इसमें हम लोग लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन या नो आंसर। अभी मैं सिंपल में बता रहा हूं, फिर मैं आपको टेबल के फॉर्म में बताऊंगा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन है कि लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो वो हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब वो हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, इसका क्या मतलब है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। 3 केस हैं, पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा पैरेलल और तीसरा कोइंसाइड। यहां पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यहां आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, यहां आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का क्या मतलब है? इस पॉइंट पे भी वैल्यू मिल रही है, इस पे भी मिल रही है, इस पे भी मिल रही है, इसमें भी मिल रही है, हर पॉइंट पे वैल्यू मिल रही है। तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो देयर द आंसर विल बी इनफाइनाइट। इसके केस में आपको एग्जैक्ट एक आंसर मिलेगा, इसके केस में आपको नो आंसर। तो जब भी आपको 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल रही हैं, उसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मेजॉरिटी के बेसिस पे। एक अलजेब्रिक तरीका होता है जिसकी 3 कैटेगरी होती है इक्वेशन को सॉल्व करना। फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट दिस ईयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी रिमूव हो गया हमारे सिलेबस से। तो अभी हमें 2 चीज पढ़नी है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एंड एक ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जो मैंने आपको इस तरीके से बताया। तो आप अभी अपनी कॉपी में सिर्फ क्या करो, इतना लिखो, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 लाइन है। अभी आप ये मत ड्रॉ करो, ठीक है, आप सिर्फ लाइन की इक्वेशन लिखो, ये कट करना देख लो, इसको लिख लो, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सब लोग, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग, या फिर डायरेक्ट लिख लो आप लोग, सॉल्विंग मेथड्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या क्या सॉल्विंग मेथड्स हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, ठीक है। तो मैं पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूं, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो कहलाती है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड नंबर पे हम करेंगे दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड वन इज योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दिस ईयर 10th क्लास में ये नहीं पढ़ना है हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट हमें पता होना चाहिए, बिकॉज 11th में जो बच्चे मैथ्स लेंगे तो बेसिक है, मतलब अब 10th में अगर आप नहीं पढ़ोगे 11th में आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करोगे फिर क्वेश्चंस, हाँ। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट ये हमारे भी प्रायोरिटी पे होंगे दोनों, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए हमारे पास एक्सरसाइज में हम सीधे आते हैं। तो एक्सरसाइज में आप 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर देखिए इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो बिफोर टू स्टार्ट हमें इसको चेक करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन आएगा कि सॉल्यूशन नहीं आएगा। रीजन है, मान लीजिए आपने चेक नहीं किया, आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। आप सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर ही नहीं आएगा। जब आपका आंसर नहीं आएगा इसका क्या मतलब है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब जो लाइन है वो क्या है? पैरेलल है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक बताया कि लाइन पैरेलल सॉल्यूशन कब आएगा? जब कोइंसाइड, जब इंटरसेक्ट करेगी। कोइंसाइड में भी नहीं आएगा, कोइंसाइड में तो मैनी सॉल्यूशन आएगा। x की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 2 भी आ सकती है, y की वैल्यू 4 आ सकती है, y की वैल्यू 7 भी आ सकती है, ऐसे वेरी कर सकती है वैल्यू। इसलिए पहले हम इसको चेक करेंगे। चेक करने की बेसिक प्रोसेस है सिंपल। अगर हम कंपेयर करें तो a1 की जगह पर कितना है? 1। हमेशा कोफिशिएंट को देखा जाता है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा हुआ है, तो आई थिंक ऐसी गलती नहीं करना हमको। कोफिशिएंट को a1 की प्लेस पे कितना है? क्योंकि आप याद रखो ना, इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होती है। क्लियर? तो a1 के प्लेस पे कितना है? 1, a2 के प्लेस पे 1, b1 के प्लेस पे 1 है और b2 के प्लेस पे -1। c1 के प्लेस पे आप 14 बोल सकते हो, c2 के प्लेस पे 4 बोल सकते हो। अगर आप a1 अपॉन a2 करते हो दैट इज 1 अपॉन 1 हो रहा है, और सिमिलरली अगर आप b1 अपॉन b2 करते हो इट इज 1 अपॉन -1। तो पहले क्लियर हो गया कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि ये 1 है वो -1 है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे सत्वेंद्र? हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो जब ये कंडीशन आएगी ना तभी सॉल्व करना, तभी तो सॉल्व होगा। अगर मान लो कंडीशन आ जाती है हमारी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन आती है, तो क्या आप सॉल्व कर पाते? कैसे करते? वो तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आता, तो आप आंसर आपका आएगा ही नहीं उसमें कंडीशन में, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे? हमने चेक कर लिया। चेक करने के बाद हम लगाएंगे कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इधर देखिए सब लोग, चेक करने की प्रोसेस आपने कर लिया, बन जाएगा। ये चीज मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। हम आते हैं सिंपल इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, इसको आप नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आप लिखेंगे फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से आप किसी भी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो x का या तो y का। प्रोसेस एक फॉलो करिए, अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हमने x की वैल्यू निकाल लिया, x की वैल्यू क्या जाएगी? 14 माइनस y यहाँ चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी? 14 माइनस y। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को उठा के आपको 2 में पुट कर देना है। सिंपल लिख देंगे, लेकिन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह पे क्या रखना है? 14 माइनस y पहले से ही है, इक्वल टू 4। कितना हो गया ये? 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। सॉल्व कर लें इसको, 2y को उधर लेके चले जाएं, 4 को इधर लेके आ गए, 14 माइनस 10 इक्वल टू 2y, डिवाइड कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू 5 आ गई है, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो x प्लस 5 इक्वल टू 14, x इक्वल टू 9। हमारा 2 आंसर आ गए, x और y। खत्म कहानी। आप किसी भी एक में रख के वैल्यू आना चेक कर सकते हो। पहली वाली इक्वेशन में देखो, x की जगह अगर 9 रखोगे, y की जगह 4 रखोगे, 9 प्लस 4 सही है,
इसमें रख के देखो कितना आएगा, 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 4, चेक भी हो गया। ऐसे हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर, प्रोसेस समझ में आ गया? बहुत बेसिक है, बहुत प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर आ पाएगा। फ्रैक्शन अभी आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, कभी आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चंस आएंगे, डिनोमिनेटर होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे उसको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ये रफ कर दूं मैं, बन जाएगा सबको, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वन, s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 है, ठीक है। जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो थोड़ा सा मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि ये अजीब तरीके से लिखी हुई है, तो इसको थोड़ा सा पहले हम लोग सही कर लें। इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ऊपर की इक्वेशन को तो सही लिखा है वो उसको लिखे रहने देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम कितना ले लिया, 6 आया, 3 2 जा, यहाँ कितना हो गया 2s, 2 3 जा 3t इक्वल टू 6। तो हमारी इक्वेशन बन गई 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, 6 6 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आपकी दो इक्वेशन आ गई, s माइनस टी इक्वल टू 3 और 2s माई प्लस 3t इक्वल टू 36। अब आप क्लियरली देखो a1 अपॉन a2, a1 की जगह पर कितना है बेटा, फिर वही गलती का शेष 1 है। s क्यों दिख रहा आपको बेटा, a1 कोफिशिएंट देखो ना, कोफिशिएंट कितना है, इसमें कितना है, क्योंकि दिख रहा है इसलिए 2 बोल रहा है, उसमें नहीं दिख रहा था s। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1/2 a1 अपॉन a2 हो रहा है, और b1 अपॉन b2 कितना हो रहा है, -1 अपॉन 3। क्लियरली पता चल रहा है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सोल्यूशन आएगा हमारा, यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं। आपका होमवर्क है, कर लोगे, बन जाएगा, बहुत आसान है। थर्ड को चेक करते हैं। चलिए एक काम करिए, थर्ड आप चेक करो, सभी लोग करो थर्ड वाला, थर्ड वाला स्टार्ट करो करना जल्दी से।